Good morning, all of you. I am CA Ankur Agrawal, and I'll be helping and teaching you with the subject of basics of accounting for CA Foundation. इसके पहले कि मैं अपना कंटेंट स्टार्ट करूं, यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा. सबसे पहले तो शॉर्ट में इंट्रोडक्शन. जैसा कि मैंने आपको बताया, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन. मई 2011 के एग्जाम में मैंने CA क्वालिफाई किया है. और लेकिन अगर मैं टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं CA बनने के पहले से ही टीचिंग में हूं. स्टार्टिंग से ही टीचिंग मेरा पैशन रहा है, खास करके अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है. 10 साल से ज़्यादा के मेरे करियर में मैं मोर देन 3000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ एट वेरियस लेवल्स ऑफ CA एंड CS. एक और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. I am statutory auditor of more than 60 private and public companies plus 3 listed companies on stock exchange. तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है इतने प्रैक्टिस में, वो मैं आपके साथ कहीं ना कहीं शेयर कर सकूँ, आपको आपके स्टडीज़ में उसका यूज़ ला सकूँ. इसी के साथ एक और लास्ट एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा. अगर आपको हमारा यूट्यूब का कंटेंट पसंद आता है, आपको यूज़ हो रहा है, आपको हेल्प मिल रही है, तो आप अनअकैडमी का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं. उसकी मैं शॉर्ट में आपको 1 मिनट के अंदर बस प्रोसेस समझाना चाहूँगा. आप आपके प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च कीजिए, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं. अनअकैडमी लर्निंग ऐप में जाने के बाद आपको कोर्स सिलेक्ट करना है CA एंड CS का. कोर्स सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे आप लेफ्ट में आप देखोगे तो आपको प्लस का साइन मिलेगा. प्लस पे आप क्लिक करके गेट सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हो. इसकी प्राइसिंग के बारे में आपको बताऊँ मैं तो वेरियस प्लान्स है अनअकैडमी जो आपको ऑफर करता है. एक तो 1 मंथ है, 3 मंथ है, 6 मंथ है, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स ऐसे प्लान है. ठीक है, आप देख रहे होंगे तो 1 मंथ के प्लान की कॉस्ट 3500 पर मंथ है. लेकिन वही अगर आप 24 मंथ का प्लान लेते हो तो टोटल में ज़रूर आपको 21,000 रुपीज़ लग रहे हैं, लेकिन पर मंथ आपको कॉस्टिंग सिर्फ 875 रुपीज़ गिरती है. सर हम CA फाउंडेशन में 12 मंथ्स 24 मंथ्स थोड़े रहने वाले हैं. बराबर, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये आपका सिर्फ CA फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये CA फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट दोनों का सब्सक्रिप्शन रहेगा. मतलब एक ही प्लान में, एक ही सब्सक्रिप्शन में 21,000 में आप पूरा CA फाउंडेशन और पूरा CA इंटरमीडिएट की क्लासेस आपको कंटेंट अवेलेबल रहेगा. अगेन ये जो सब्सक्रिप्शन है ये सिर्फ एक सब्जेक्ट या एक टीचर, एक एजुकेटर के लिए नहीं है. ये सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर्स है और सारे सब्जेक्ट, CA फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट, CA इंटरमीडिएट के सारे सब्जेक्ट के जितने भी एजुकेटर्स अवेलेबल है, वो सारे एजुकेटर्स के सब कंटेंट आप देख सकेंगे पूरे 2 सालों के लिए. ठीक है. अगेन ये प्राइस थोड़ी सी और कम हो जाती है. आप कोई भी प्लान लेते हो उसमें अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो CA अंकुर CAANKUR तो आपको 10% का इसके और डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है. अगेन कंपेयर करोगे मार्केट में जो क्लासेस अवेलेबल है उसके प्राइस से तो ये काफ़ी आपको सस्ता गिरेगा, काफ़ी अच्छा गिरेगा. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना कंटेंट, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग. अब मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है यार, कि जिनको अकाउंट्स, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर 11th-12th आपका कॉमर्स रहा है तो मेजर चांस है कि आपको अकाउंट्स टफ लगता होगा, या हो सकता है आपका अकाउंट्स फेवरेट भी रहा हो. तो जिनको टफ लगता है उनको मैंने मतलब काफ़ी रिसर्च के टाइम में मुझे पता चला है कि यार टफ लगने का एक ही रीज़न है कि बेसिक्स क्लियर नहीं है सर, हमारे को जर्नल एंट्रीज के डेबिट क्रेडिट के रूल्स नहीं आते. जो फर्स्ट टाइम आज अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये सब नया ही रहने वाला है. लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जो आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ये कंटेंट पे, ये चैनल पे जो मैं आपको देने वाला हूँ कंटेंट, उसको आप अगर अच्छे से समझेंगे तो ये पूरा अकाउंट्स का बेसिक जो है ये आपको CA फाइनल के लेवल तक के आपको हेल्प करेगा. और जितना भी आपका फोबिया है अकाउंट से रिलेटेड वो सब दूर हो जाएगा, गारंटीड. ये मैं मेरे खुद के पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. मैंने अलग अलग स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, महाराष्ट्र, UP, MP स्टेट बोर्ड, राजस्थान स्टेट बोर्ड, दिल्ली के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है मैंने. CBSE के बहुत सारी 11th-12th की क्लासेस में लेता हूँ तो CBSE के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है. लेकिन
अल्टीमेटली कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बेसिक्स में डर रहता है, जिसके कारण अकाउंट्स उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट बन जाता है, जबकि ये आपके लिए सबसे बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस आपके लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि भले ही आपको अकाउंट्स कितना भी अच्छे से आता हो या नहीं आता हो, सर हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा फिर तो, लेकिन अगर आपको अकाउंट्स अच्छे से भी आता है तो भी आप ये कंटेंट, ये वीडियो अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे और ध्यान से समझोगे, एंड आई एम श्योर फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस इसमें आप कुछ नया और अच्छा सीख के जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप बिजनेस क्यों करते हो? बिजनेस, अकाउंटिंग क्यों करते हो नहीं पूछ रहा हूं मैं, बिजनेस क्यों करते हो? ठीक है, जैसे अभी तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी भी इच्छा होगी यार कि यार मैं सीए बनने के बाद या मैं कुछ बनने के बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। कौन वो रोज के जॉब के झमेले में पड़े, बॉस के ताने सुने, 10 से 6 का टाइम है सर, लेकिन 9 बजे बुलाते हैं सवेरे और रात में कब छोड़ते कोई टाइम ही नहीं पता। तो ऐसे क्यों करे यार? जब तक शादी नहीं होती तब तक तो मैं मर्जी का मालिक रह सकता ना, शादी नहीं होती तब तक, शादी के बाद तो ठीक है बात अलग हो जाती, लेकिन तब तक तो मैं मर्जी का मालिक रह सकता हूँ। तो क्यों ना मैं भी प्रोफेशनल बनने के बाद में मैं भी एक अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। तो आप बिजनेस क्यों करना चाहते हो? सर प्रॉफिट कमाने यार, पैसे कमाने, और क्या, बराबर। अकाउंटिंग क्या करता है कि बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा है ये बताता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्यों करते हैं सर? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है सर? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है कि टू फाइंड आउट वेदर द बिजनेस इज अर्निंग द प्रॉफिट और नॉट। ये अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव। मतलब और भी कुछ है क्या सर? हाँ, second objective and again an important one, to find out the financial position of the business। मतलब सर ध्यान दो, इसका मैं मतलब एकदम शॉर्ट में अभी बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो अपन धीरे धीरे सीखने वाले हैं, तो आपको नहीं समझा तो अभी आप भूल जाना। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट, ये समझ गया। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या? टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बिजनेस की एसेट्स कितनी है और बिजनेस की लाइबिलिटीज कितनी है। ये दोनों टर्म्स पे, एसेट्स और लाइबिलिटीज के ऊपर अपन लंबा चौड़ा अच्छा डिस्कशन करेंगे, तब आपको समझ जाएगा। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्टिव है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर अब मैं वापस आने वाला हूं। ठीक है क्या इतना? यस। तो सर ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग होगी कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं, है ना। अब अपन देखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे करा जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग के रूल्स क्या है, अकाउंटिंग के बेसिक्स क्या है, कैसे होती है सर, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाती है। अब इसके तरीके तो बहुत सारे हैं, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने इतने अलग अलग स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स, सीबीएसई के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ 11th 12th में भी, तो इतनी सारी अलग अलग मेथड्स है बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स करने की। लेकिन मैं यहाँ पे आज जो आपको मेथड बताऊंगा, मैं जो आपको तरीका बताऊंगा, आज नहीं, विद 3 4 5 6 लेक्चर्स अपना चलने वाला है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग कम से कम। तो ये जो मैं आपको तरीके बताऊंगा, ये मेरे हिसाब से सबसे सिंपल, सबसे इजी टू अंडरस्टैंड और सबसे बेस्ट रीज़न जो है ये मेथड को समझने का, वो ये है कि ये आपको लिटरली प्रैक्टिकली एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप करोगे तो अगेन आप अकाउंट्स पहली बार आज पढ़ रहे हो तो भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी, आप अकाउंट्स में एक्सपर्ट हो तो भी आप यहाँ से नया सीख के जाओगे कुछ ना कुछ। ठीक है, चालू करें। यस, बेसिक स्टार्ट करने के पहले अपने को एक बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा यार। यस, उसके बगैर मैं अकाउंट्स नहीं समझा पाऊंगा, तो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं? आपने भी सोचा होगा ये आपका फैमिली बिजनेस होगा या जो भी है, आपने सोचा होगा स्टार्टअप बनाएंगे सर हम, जो भी है। तो वैसे तो बहुत सारे बिजनेस है करने के लिए, लेकिन मैं जो बिजनेस स्टार्ट करवाऊंगा, अपन जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे मिलके, वो बहुत ज़बरदस्त है और इतना पोटेंशियल है, इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल है वो बिजनेस में कि आप देश के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। यस, तो मैं
आज अपन मिलके बनाएंगे, मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो है अपनी चाय की टपरी। यस, अपन अपना चाय का ठेला, टी स्टॉल स्टार्ट करने वाले हैं। आपको भी पता है कि चाय के ठेले से आप प्राइम मिनिस्टर तक के बन सकते हो, ठीक है क्या? यस, और बढ़िया बिजनेस है ये, तो आप एग्री करते होंगे, है ना? तो चालू करते हैं, ठीक है? नाम आप सोच लो, ठीक है? नाम जो भी आपको ठीक लगे यार, चाय की टपरी, सो चाय की टपरी, ठीक है? क्या लगेगा बताइए, थोड़ा सा सोचिए कि यार आपको अगर आपकी चाय की टपरी, चाय का ठेला, टी स्टॉल स्टार्ट करना है तो क्या लगेगा? आप बोलोगे सर हमारे को यूटेंसिल्स लगेंगे, गैस लगेगा, बराबर। ये सब चीज़ें के लिए आपको पैसा लगेगा ना यार, ये सुनो, कहाँ से लाओगे सब? सर पैसा लगेगा, ठीक है? तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है बिजनेस की? सर पैसा लगेगा, बराबर, ठीक है? तो पैसा कहाँ से आएगा? तो सर अभी तो ऐसा मान लेते कि अपनी सेविंग्स होगी, अपन अपनी सेविंग्स में से ही पैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस, तो ध्यान देना, मेरे पास में कुछ 10,000 रुपीज़ सेव करके रखे थे। ये 10,000 रुपीज़ मैंने निकाले मेरे सेविंग्स में से, और इसी से मैंने मेरी चाय की टपरी स्टार्ट की। अब चाय की टपरी स्टार्ट की मतलब क्या हुआ? तो मैंने उसके सारी चीज़ें खरीद ली जो जो उसकी ज़रूरत थी, ठीक है? सबसे पहले तो मैंने चाय का ठेला खरीदा, ठीक है? टपरी खरीदी मैंने, तो 10,000 में से समझ लो 5,000 रुपये का तो ठेला ही बन गया मेरा, खरीदा या बनवाया जो भी है। तो मेरी शॉप बन गई 5,000 रुपीज़ की। ध्यान में रखना, हाँ मैं लिख के तो दे रही हूँ आपको, लेकिन ध्यान में रखना, ठीक है? कितने रुपए की सेविंग्स थी अपनी? 10,000। ये 10,000 में से आपने क्या किया? तो सर 5,000 रुपीज़ की हमने हमारी शॉप खरीदी, ठीक है? कितने पैसे बच गए आपके पास? बचे हुए 5,000। यस, ये 5,000 में से फिर आपने इक्विपमेंट्स खरीदे, गैस खरीदा सर, ठीक है? सिलेंडर खरीदा सर, ठीक है? और जो चाय बनाने के लिए इक्विपमेंट्स लगते हैं वो खरीदा सर। तो 3,000 रुपये के आपके इक्विपमेंट्स आ गए। 2,000 बचे सर। 1,000 के हमने यूटेंसिल्स खरीदे, चाय का वो भगोना, गंज, ठीक है? चाय छानने के लिए जो रहती है छन्नी, वो खरीदा, ठीक है? फिर वो गंदे वाले कांच के ग्लास, मतलब गंदे वाले मतलब स्टार्टिंग में तो अच्छे रहेंगे, लेकिन वो कांच के ग्लास खरीदे हम। उसके बगैर मज़ा थोड़ा ना आता है यार, वो प्लास्टिक के कप में चाय का मज़ा आता है क्या किसी को? नहीं, वो ग्लास वही वाले अच्छे लगते, तो वो खरीदे। तो हमने फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपीज़ के हमने यूटेंसिल्स खरीद लिए, ठीक है? 5,000 की शॉप, 3,000 के इक्विपमेंट्स, 1,000 के यूटेंसिल्स। कितने रुपए बच गए अपने पास? 1,000। अब सर चाय बनाने के लिए भी तो चीज़ें खरीदनी पड़ेगी ना, दूध, शक्कर, चाय पत्ती, ठीक है? फिर अपनी बढ़िया वाली चाय रहेंगी तो अपन चाय के जो मसाले रहते हैं वो भी बनाएंगे, इलायची वगैरह जो हो गया तो वो भी रहेगी, तो ये सब चीज़ें भी तो खरीदनी पड़ेगी, ठीक है? तो 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये से अपन ने रॉ मटेरियल खरीद के लेके आ गए। 1,000 रुपीज़ का अपन रॉ मटेरियल लेके आ गए, समझे क्या आप लोग? यस, 10,000 रुपये का यूज़ हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूँ जिस पे अपने पास क्या क्या है वो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है? ध्यान देना प्लीज़ यहाँ पे आप। तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से अपन स्टार्ट करेंगे। अगेन अकाउंटिंग जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे होती नहीं है, अकाउंटिंग करने का तरीका पूरा अलग है, मैं तो सिर्फ आपको अभी कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है? तो अपन एक स्टेटमेंट बनाते जिसमें अपन लिखते व्हाट डू वी हैव, एक साइड में लिख लेते व्हाट डू वी हैव, मेरे पास में क्या क्या है, मेरे पास में मतलब मेरे बिजनेस के पास में क्या क्या है। तो सर शॉप है, कितने की सर, वो भी लिख लेते 5,000। और क्या है सर, तो सर इक्विपमेंट्स खरीदे थे अपन ने, इक्विपमेंट्स कितने के सर, तो 3,000 के इक्विपमेंट्स थे। यूटेंसिल्स थे कितने के सर, 1,000। और उसके बाद में अपन ने यूटेंसिल्स के बाद में अपन ने क्या खरीदा था, रॉ मटेरियल खरीदा था। रॉ मटेरियल कितने का, 1,000 रुपीज़ का अपन ने रॉ मटेरियल खरीदा था। ऐसे अपने 10,000 रुपीज़ के अपन ने चीज़ें खरीद के रखी थी, समझे क्या ये आप? यस। जो स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट है उसमें मैं लिख देता हूं हु ओन्स इट, हु ओन्स इट। ये जो 10,000 की चीज ये किसकी है, तो सर हमारी है।
मेरी है, मेरी है मतलब मैं कौन हूं? मैं ओनर हूं, मैं ओनर हूं। अगेन कितने रुपए का? पूरे 10,000 का सर। यस, पूरे 10,000 का। तो हु ओन्स इट? 10,000। व्हाट डू वी हैव? तो हमारे पास इतनी इतनी चीजें हैं सर। और हु ओन्स इट? वी ओन इट, ओनर, वी आर द ओनर्स। ठीक है, ये समझा आपको इतना? यस। तो ये अपना बिजनेस का स्टार्टिंग था, चाय की टपरी। अब मैंने मेरा चाय की टपरी थी तो बढ़िया ऐसी क्लासेस वाली जगह पे या ऑफिस वाली जगह पे मैंने लगाया, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा डिमांड रहती है ना। तो मैंने चाय की टपरी लगा ली ये सारी चीज़ों से, ठीक है। पहले ही दिन क्या हुआ, पूरा रॉ मटेरियल, ध्यान देना, पूरा रॉ मटेरियल, पूरे 1,000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल मैंने यूज़ कर लिया, पूरा यूज़। और ये 1,000 के रॉ मटेरियल से मैंने चाय बनाई और पूरी बेच डाली, पूरी। यस, कुछ भी नहीं बचा सर। फर्स्ट डे का बिजनेस 100%। अब मेरे को एक आंसर दो आप, कितने का रॉ मटेरियल था? 1,000 रुपए का सर। यस। कितने में बेचा सर? तो 1,000 रुपए की चाय बनी होगी, 1,000 में बेची होगी। सच में 1,000 की चाय बना के 1,000 के मटेरियल यूज करके आप 1,000 में बेचोगे क्या? प्रॉफिट नहीं कमाना है क्या? सर कमाना है प्रॉफिट। तो ज़्यादा में बेचोगे ना यार आप? यस सर, ज़्यादा में बेचेंगे। मतलब आपका जो रॉ मटेरियल है वो पूरा हो गया ख़त्म, पूरे की बन गई चाय और पूरी बेच डाली, और 1,000 में नहीं बेची, ज़्यादा में बेची। ज़्यादा मतलब कितना सर? तो सर ज़्यादा मतलब 1,500 में बेची होगी। ठीक है, मान लेता हूँ पूरी बिक भी गई। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ कि रॉ मटेरियल ऑफ 1,000 was used and the tea was made and it was sold for ₹1,500, ये ट्रांजैक्शन का अपने स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट गिरेगा ये आप मेरे को बताओगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मेरा रॉ मटेरियल जो है वो तो हो गया 0, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, बराबर। क्या आपके पास में कैश आया होगा क्या? पहले दिन तो उधारे में नहीं बेचोगे ना यार, कैश में बेचोगे सब चीज, तो कैश आया होगा। कितना? 1,000 कि 500? सर पूरे 1,500 पैसे आए होंगे, बराबर। तो एक और चीज में लिख देता हूं, वो है कैश। कितना कैश सर? 1,500 रुपीज, क्योंकि हमारी पूरी चाय जो है वो 1,500 में बिक गई। समझे क्या आप? यस। अच्छा, कैश पूरी 1,500 है, ठीक है, लेकिन 1,000 की चाय 1,500 में बेची तो 500 रुपए का, 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ आपको? यस। तो प्रॉफिट हुआ तो किसका? प्रॉफिट हुआ तो मेरा सर, मेरा बिजनेस है, बराबर। ये जो प्रॉफिट हुआ 500 का, ये ओनर का ही रहेगा, ये आपका ही रहेगा। तो ओनर ने जो 10,000 रुपए लगाए हैं उसमें अपन दे देंगे, उसमें अपन ऐड कर देंगे। मतलब ओनर owns the total 10,500 रुपीज। इसके आप टोटल करोगे तो 5 + 3 8 + 9 + 1,500 ये आता है 10,500। और पूरे का ओन कौन करता है? तो एक अकेला ओनर ही ओन करता है। सर ये बार बार ओनर और बिजनेस क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे ध्यान देना, अपन अकाउंटिंग का सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको, वो है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। क्या नाम बोला है मैंने? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या फिर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। लिख के रख लेंगे आप लोग प्लीज, ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या बोलता है ये कंसेप्ट? ये बोलता है कि ओनर और बिजनेस, ध्यान देना, ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग है। यस। क्या बोलता है? कौन सा कंसेप्ट? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, या फिर दूसरा नाम क्या है सर? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या बोलता है ये कंसेप्ट? ये बोलता है कि ओनर एंड बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन है। भले ही आप बिजनेस को ओन करते हो, लेकिन अकाउंट्स के हिसाब से बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन।
सर मेरा ही बिजनेस है, वो अलग कैसे हो गया? बराबर, अपना माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा या अपना दिल एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अकाउंट्स में बोलता तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा खत्म नहीं हुआ कंसेप्ट अभी। कंसेप्ट का पहला पार्ट क्या है कि ओनर और बिजनेस अलग अलग है, और अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस के लिए की जाती है, ओनर के लिए नहीं की जाती। मतलब ये जो अपन कर रहे, ये अपन ओनर के लिए नहीं कर रहे, ये अपन कर रहे बिजनेस के लिए। ठीक है, अकाउंटिंग किसके लिए हो रही? बिजनेस के लिए हो रही, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही, ना ही ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही। भले ओनर और बिजनेस सेम पर्सन होंगे आपके हिसाब से, लेकिन अकाउंट्स क्या बोलता? नहीं, एज पर सेपरेटेड एंटिटी कंसेप्ट दे बोथ आर डिफरेंट पर्सन्स। ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट ये लिख के रख लो, ये माइंड में रख लो, ये याद रख लो। ठीक है, इसका आगे यूज आएगा, जहां पे यूज आएगा, जब यूज आएगा मैं आपसे पूछूंगा, आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, यस। तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है, यस। पहला दिन हो गया, पूरी 1000 रुपए की चाय बनी सर, 1500 में बेच भी डाली हमने। ठीक है, घर पे गए, खुश होके गए। ठीक है, सेकेंड डे अपना कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया था, फर्स्ट डे पे पूरा बिक गया ना यार माल, तो अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऊपर। सेकेंड डे अपन ने क्या किया, जितना कैश था पूरे के अपन ने रॉ मटेरियल खरीदे, पूरे 1500 रुपए का रॉ कैश था, रॉ मटेरियल खरीदा। अब ये जो मैंने आपको सेंटेंस बोला, इसका इफेक्ट क्या होगा ये आप मेरे को यहाँ बताओगे। ठीक है, सेकेंड डे की अपनी अकाउंटिंग अपन कर रहे हैं। अगेन अकाउंटिंग ऐसे होती नहीं है, ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको बेसिक समझा रहा हूँ। अकाउंटिंग का तरीका बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है और बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, ये तो अपन सिर्फ समझ रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड डे वापस कैश कितना दिख रहा है आपको? 1500 सर। इसका क्या किया? तो सर रॉ मटेरियल खरीदा। तो इससे क्या इफेक्ट गिरने वाला है अपने ये स्टेटमेंट के ऊपर? आप बोलोगे सर कैश हमारा हो जाएगा 0, बराबर कैश हो जाएगा 0, और रॉ मटेरियल हमारा हो जाएगा 1500 रुपीज़ का, बराबर। रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा? 1500 रुपीज़ का आपका रॉ मटेरियल हो जाएगा। यस, एग्रीड। ठीक है, सेकेंड डे सवेरे सवेरे आप पूरा रॉ मटेरियल खरीद के लाए। सेकेंड डे भी पूरी चाय बनाई, पूरे 1500 के रॉ मटेरियल यूज कर लिया और पूरी बेच डाली। मेरा ऑब्वियस सा क्वेश्चन, कितने में? 1500 में, 1500 से कम में कि 1500 से ज़्यादा में? सर 1500 से ज़्यादा में ही बेचेंगे, कम में तो बेचेंगे नहीं हम, बराबर। 1500 से ज़्यादा में आपने चाय बेच डाली। कितने में? तो अगेन फॉर एग्जांपल लेते 2000 में बेच डाली सर। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा लेकिन 2000 में बेच डाली। तो ध्यान देना, आंसर देना, रॉ मटेरियल कितना दिख रहा है आपको? 1500। ये पूरा यूज कर लिया, तो अब कितना बचा? सर 0। अब तो बचा 0। क्या बनाई? चाय बनाई सर। बेच दी कि बची है? सर बेच डाली। कितने में? 2000 रुपए में बेच डाली। तो क्या पैसे आए होंगे सर? यस। कितने? 2000 रुपए आए होंगे सर। तो 2000 रुपीज, 2000 रुपए आपको पैसे मिले होंगे। समझे क्या आप? लेकिन वापस वही सवाल आता है यार कि रॉ मटेरियल था कितने का? 1500 का सर। कितने में बेचा? 2000 में बेचा सर। मतलब क्या प्रॉफिट कमाया? यस। ये प्रॉफिट किसका? सर हमारा मतलब कौन? बिजनेस की ओनर। सर ओनर का। अपन अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं? अपन अकाउंट, ये जो स्टेटमेंट बन रहा है किसके लिए बन रहा है? सर बिजनेस के लिए बन रहा है सर। तो ये 500 का प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा? सर ओनर को देना पड़ेगा। ओनर के इसमें अपन ऐड कर देंगे। कितना सर? 500 रुपीज। समझे क्या आप? कौन सा कंसेप्ट? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, यस। तो 10,500 सॉरी 2000 का आपका कैश है, 500 का आपका प्रॉफिट है। यहाँ पे आपकी टोटल थोड़ी सी और चेंज हो जाएगी। 5 + 3 8 9 10 11,000 आपकी टोटल हो जाएगी। ठीक है, और इधर भी आप करोगे तो इधर भी टोटल आपकी हो जाएगी 11,000 रुपीज। 10,000 + 500 + 500। ठीक है, यस। सेकेंड डे हो गया, वापस से पूरा रॉ मटेरियल बिक गया, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और ऊपर। फिर आपने सोचा, ध्यान देना आप,
ध्यान देना, अब यहाँ पे मैं हर एग्जाम्पल में नई चीज बताने वाला हूँ जो आपको आगे बहुत अच्छे से यूज करते आनी पड़ी, ठीक है। सेकेंड डे के एंड में क्या हुआ, आप घर पे गए, 2000 रुपये आपके पास थे, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर था ही, आपने सोचा कि यार मैं चाय तो बेच रहा हूँ, क्यों ना इसके साथ मैं कॉफ़ी भी बेचूं, क्यों ना इसके साथ मैं समोसा भी बेचूं, क्यों ना मैं इसके साथ पोहा भी बेचूं, या मैं जो भी नॉर्मल अपने स्नैक्स रहते हैं वो क्यों ना इसके साथ बेचूं। बेचना चाहिए यार, मेरी चाय अच्छी लग रही सबको तो मेरा बाकी का सामान भी, नाश्ता भी अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यार ये जो 2000 रुपये कैश पड़े हुए हैं, इससे तो मेरा सिर्फ कल का रॉ मटेरियल आएगा, क्योंकि चाय आज ही कम पड़ गई थी मेरे को, तो कल तो ज़्यादा खरीदनी पड़ेगी, तो इससे तो मेरी सिर्फ कल का रॉ मटेरियल आएगा। कॉफ़ी के लिए कहाँ से पैसे लाऊं, या समोसे के लिए, कचौरी के लिए, पोहे के लिए कहाँ से पैसे लाऊं, है ना। तो सर पैसे आपके सेविंग्स तो ख़त्म हो गए बराबर, तो फिर क्या सर, लोन लेंगे। वेरी गुड, लोन लेंगे, चलो बैंक में आके बोलो कि मेरा चाय का ठेला है, मेरे को पैसे चाहिए, 5000 रुपये का लोन चाहिए। देखो बोला कौन सी बैंक देती है आपको, कोई नहीं देगी, ठीक है ना, टेंशन नहीं। अपन क्या करेंगे, अपन अपने घर की बैंक के पास, घर की बैंक पापा, सिंपल, फादर के पास जाएंगे, फादर को बोलेंगे, अच्छा फादर को क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, फादर को ये नहीं बोल सकते चाय का ठेला है उसके लिए लोन चाहिए, घर से बाहर निकाल देंगे पापा। पापा को क्या बोलेंगे, पापा मैंने कैफ़े बनाया है, एक कैफ़े स्टार्ट किया है, कैफ़े बोलेंगे, चाय की टपरी, चाय का ठेला नहीं बोलेंगे, कैफ़े स्टार्ट किया है जहाँ पे मैं बढ़िया मस्त वाली चाय कॉफ़ी बेच रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे स्नैक्स भी बेचना स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मेरे को पैसे चाहिए। पापा इम्प्रेस, पापा बोले मेरा बच्चा जो आज तक कुछ नहीं करता था, सिर्फ पबजी खेलते रहता था या टिकटॉक बनाते रहता था, ठीक है, वो बोल रहा है कि उसने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कैफ़े स्टार्ट किया, लेकिन खुद का स्टार्ट कर लिया, और उसको एक्सपांड करने के लिए ऐसा इतना सब आ जाएगा ना यार, पापा तो अपने एकदम ये हो जाएंगे, इम्प्रेस हो जाएंगे, तो इतना सब आ जाएगा उनके मन में। पापा बोले बोल कितना पैसा चाहिए, आपने बोला यार 5000 रुपये चाहिए। पापा ने 5000 रुपये आपको दे दिए, तुरंत जेब में से निकाले और दे दिए, ये लग कर एक्सपांड। आप खुश, आप जाने लगे, जैसे ही आप पापा के रूम से बाहर जाने लगे, पापा ने बोला रुक, आप पलटे, इमेजिन करना आप पलटे, ठीक है, जैसे आप पलटे पापा ने बोला ये वापस कब करेगा। आपका ईगो हर्ट, इतने साल से 15, 18, 20, 25 साल हो गए, इतने सालों में तो पापा ने पैसे वापस नहीं मांगे, मैं तो इतने बार पैसे मांगता था पापा से, लेकिन पापा ने पैसे वापस नहीं मांगे, आज मेरे ही पापा मेरे से पैसे वापस मांग रहे, कैसा इंसान है ये आपने सोचा, इतने 1 सेकंड के अंदर इतना सब सोच लिया आपने, आपका ईगो हर्ट, यार ऐसा कैसे कर सकता है ये अपने बच्चे के साथ इंसान, आपका ईगो हर्ट। आपने क्या बोला, हफ्ते भर में दे दूंगा पापा, अब ईगो हर्ट था ना यार, क्या करे, वो कुछ निकल गया मुझसे, हफ्ते भर में वापस कर दूंगा। पापा बोले ठीक है, ब्याज कितना देगा, आप एकदम बैठ ही गए वहाँ पे सोफे पे, क्या अपने ही कैसा देखो कितना क्रूर है, अपने बच्चे से ब्याज मांग रहा, कौन रहता है ऐसा फादर, कौन रहता है दुनिया में, अपने ही पैसे, अपने ही बच्चे से ब्याज भी, मतलब पैसे तो वापस मांग ही रहा है, ब्याज भी मांग रहा है, तो आपको तो और धक्का लग गया, एकदम हिल गए आप। आपने बोला पापा 10% दे दूंगा, एक हफ्ते के 10%, यहाँ साल के 10% लेते, आप एक हफ्ते के 10% रख लेना, मतलब ऐसा मन में सोचा, बोल लिया आपने, सिर्फ इतना बोला पापा 10% दे दूंगा, बोल के आप बाहर निकल गए, एकदम धक्का लग के आपका दिल जो है वो अभी भी हिले हुआ है, वही चल रहा है आपके, यार ब्याज मांग लिया, वापस मांग लिया, ठीक है। तो लेकिन इसमें से पॉजिटिव क्या हुआ वो सोचो, आपको कितने रुपए चाहिए थे सर, 5000, बैंक दे रही थी क्या, नहीं दे रही थी सर, मिल गए क्या, यस सर मिल गए। आपका बिजनेस एक्सपांड हो जाएगा क्या सर, यस सर, हमारा आज का काम तो हो जाता। आपके बिजनेस में क्या हुआ,
कैश आया कितने रुपए का 5000 रुपीज का। ऑलरेडी कैश था क्या सर? यस सर। कितने रुपए का? 2000। अब कितना कैश हो जाएगा सर? अब हमारा जो कैश है वो हो जाएगा 7000 रुपीज। वेरी गुड। 2000 प्लस 5000, ये अकाउंट्स अपन कर रहे हैं, ऐसा समझो आप। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऐसी होने वाली है आगे, ठीक है। तो कितने का कैश था सर? 2000। कितने का कैश हो गया सर? 7000, ठीक है। कितने से बढ़ा? 5000 से बढ़ गया सर। लेकिन मेरे को बताओ, व्हाट डू वी हैव में तो कैश आ गया, क्या ये पूरा 5000 और 2000 7000 का कैश अपना है क्या, ओनर का है क्या? नहीं सर, 5000 तो पप्पा से लिया हुआ है, और पप्पा मेरे ऐसे है कि उन्होंने ये मेरे से वापस भी मांगा है ब्याज सहित। मतलब ये मेरा पैसा नहीं हुआ, ये पप्पा को लौटाना पड़ेगा। तो हु ओन्स इट में एक और चीज आ जाएगी, वो रहेगी लोन फ्रॉम पप्पा। पप्पा मतलब फादर, तो लोन फ्रॉम फादर आ जाएगा सर। लोन मतलब क्या? जो आपको वापस लौटाना पड़ेगा, है ना। तो लोन फ्रॉम फादर आ गया 5000। हु ओन्स इट, समझे क्या आप? यस। तो ऐसा अपना सेकेंड डे का एंड था, पैसे आ गए। अब थर्ड डे क्या किया आपने? वापस से 7000 रुपए कैश थे, आपने 3000 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है। फटाफट आंसर देना मेरे को, क्या होगा इससे? सर कैश 7000 का था, वो 3000 से कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वो 4000 हो जाएगा सर। और उसके जगह आ जाएगा रॉ मटेरियल, कितने रुपए का? 3000 रुपीज का, समझे क्या। और जो 4000 में से आपने पूरे 4000 रुपीज के आपने ऐसा समझो 3000 का आपने इक्विपमेंट खरीदा, 1000 के आपने यूटेंसिल्स खरीदे, ठीक है। तो कैश था 4000, इसमें से 3000 के यूटेंसिल्स और 1000 के आपने 3000 के इक्विपमेंट्स और 1000 के आपने यूटेंसिल्स खरीदे। तो ऑलरेडी इक्विपमेंट कितने थे? 3000, ठीक है। प्लस 3000 करके कितना हो जाएगा ये? 6000, समझा क्या आपको। ऑलरेडी यूटेंसिल्स कितने थे सर? 1000, और कितने खरीदे? तो सर और 1000 के खरीदे, मतलब अब यूटेंसिल्स कितने हो गए आपके? 2000 रुपीज, समझा क्या। इस तरह से आपने कैश का यूज किया, और कैश कितना हो गया सर? 0। टोटल कर लेंगे एक बार, 5 + 6 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16000 बराबर। हु ओन्स इट की भी आप टोटल करोगे तो 16000 आ ही रही है अभी भी, है ना। यस। थर्ड डे की शुरुआत थी आपकी, इतना आपने खरीदा। थर्ड डे वापस ठेला आपका थोड़ा बढ़ गया था, ठीक है। और थर्ड डे क्या हुआ? चाय, कॉफी, स्नैक्स जितना भी बनाया सब बेच डाला, और कोई था ही नहीं, आपके अकेले की टपरी थी, सब बिक गया। पूरा पूरा रॉ मटेरियल इज सोल्ड। ऑब्वियस क्वेश्चन, 3000 में बिका होगा क्या सर? बिल्कुल नहीं सर। कितने में बिका होगा सर? फॉर एग्जाम्पल 4000 में बिका होगा, ठीक है। 3000 का रॉ मटेरियल यूज हो गया, इससे फिनिश गुड्स बन गए, चाय, कॉफी एंड स्नैक्स, और पूरे बिक गए। कितने में? 4000 में। तो रॉ मटेरियल पे क्या इफेक्ट होगा सर? रॉ मटेरियल आपका हो जाएगा 0। कैश के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? तो सर हमने थर्ड डे में उधारी में किसी को नहीं बेचा, पूरा पैसा नकद। कितना कैश आएगा सर? 4000 में बेचा तो 4000 आएगा। वेरी गुड, 4000 का कैश आ गया आपके पास। यस, ठीक है। इसके बाद क्या सर? तो इसके बाद 3000 का रॉ मटेरियल 4000 में बेचा, मतलब प्रॉफिट हुआ। यस सर, प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? तो सर 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किसको जाएगा? बिजनेस रखेगा कि ओनर को देना पड़ेगा? तो सर ओनर को देना पड़ेगा। तो ओनर को वापस से अपन प्रॉफिट दे देंगे, कितने रुपए का? तो 1000 रुपीज। समझे क्या आप लोग? यस, ठीक है। यस, अब इसकी टोटल कर लेंगे। 10 + 5 11,000, 12,000, 12 और 5 17,000। इसकी भी आप टोटल कर लोगे तो टोटल आ जाएगी आपकी 17,000। 5 + 6 11 + 2
13 प्लस 4 17,000। समझे क्या? तो इस तरह से आपका थर्ड डे भी यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, समझा आपको? हर ट्रांजैक्शन के बाद आपके स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट जा रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है क्या? इसी से मैं आपकी अकाउंटिंग भी करवाने वाला हूँ, यही तरीके से। यस, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो स्टेटमेंट अपन ने बनाया है इसका एक्चुअल नेम क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्टेटमेंट है अकाउंट्स में, इसको बैलेंस शीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैलेंस शीट। अब इसको बैलेंस शीट ही क्यों बोलते हैं सर, ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले बैलेंस शीट में क्या आता है सर? तो बैलेंस शीट में आता है व्हाट डू वी हैव और हु ओन्स इट, सिंपल। लेकिन इसको अकाउंटिंग नेम अलग दिए हुए। व्हाट डू वी हैव को अकाउंट्स में एसेट्स का नाम दिया गया। तो इसका मतलब एसेट्स मतलब क्या होती है सर? जो बिजनेस कैश में चीजें रखी हुई है, बराबर। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग है ना, मैंने आपको बताया था एसेट्स और लायबिलिटीज में आपको बताऊंगा। तो एसेट मतलब क्या सर? तो एसेट मतलब वो बिजनेस के चीजें जिससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलने वाला है। शॉप क्यों खरीदी सर? शॉप, बिना शॉप के आप इक्विपमेंट रख सकते क्या? नहीं। तो शॉप आप बेचने के लिए नहीं खरीदे, लेकिन आप शॉप यूज करके आप आपके गुड्स बनाओगे और बेचोगे, मतलब बेनिफिट आपको शॉप से, इक्विपमेंट से, यूटेंसिल से, रॉ मटेरियल से मिल रहा है ना, कैश से मिल रहा है ना। तो ये एसेट का मतलब हो गया। ठीक है, क्या कि एक तो व्हाट डू वी हैव को एसेट्स बोलते हैं सर, बराबर। लेकिन एसेट्स का मतलब क्या? तो एसेट्स का मतलब वो जिससे आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बेनिफिट मिलने वाला है। जिससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है वो एसेट नहीं रहती है। समझ गए क्या आप लोग? यस। तो व्हाट डू हैव को अपन बोलेंगे एसेट, और हु ओन्स इट का भी नाम है बैलेंस शीट। अकाउंट्स हु ओन्स इट को बोलता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज। क्या नाम दिया है इसको? कैपिटल एंड लायबिलिटीज। मतलब सर देखो, पहले तो सबसे सिंपल लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब क्या? यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? लायबिलिटी मतलब क्या है सर? पप्पा। मतलब पप्पा नहीं है लायबिलिटी, पप्पा से जो पैसे लिए हुए हैं वो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का मतलब क्या? लायबिलिटी जैसे एसेट का मतलब है, वैसी लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जिससे आपको कोई पेमेंट करना बचा है, उसको बोला जाएगा लायबिलिटी। जो रीपे करना है, जिसको पैसे देने बचे हैं, वो आपकी रहेगी लायबिलिटी। समझे क्या? और कैपिटल मतलब क्या सर? कैपिटल मतलब सिंपल, ओनर ने बिजनेस में जो पैसे लगाए। यस, मतलब ओनर्स मनी इज नोन एज कैपिटल, ऐसा आप बोल सकते हैं। ये आपको पता रहना चाहिए हमेशा। समझे क्या? यस। कौन सा स्टेटमेंट है अपना? बैलेंस शीट। कौन सी दो साइड है सर? व्हाट डू वी हैव और हु ओन्स इट। व्हाट डू वी हैव को अपन क्या बोलेंगे? आज से व्हाट डू वी हैव नहीं लिखेंगे अपन, इसके बाद से अपन क्या लिखेंगे? एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या सर? जिससे आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। दूसरा हु ओन्स इट। हु ओन्स इट में क्या क्या आता है सर? एक तो ओनर का पैसा जिसको बोला जाता है कैपिटल, और एक तो बाहर वालों को पैसा जिसको बोला जाता है लायबिलिटी। बाहर वाले हैं इसलिए उनको पैसे लौटाने पड़ेंगे। अच्छा, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का एक और यूज है। जो कैपिटल वर्ड यूज किया है ना, ये आपको आगे कहीं ना कहीं ओनर्स लायबिलिटी करके भी दिखेगा। क्या बोल के? ओनर्स लायबिलिटी। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट अप्लाई करो। क्या बोलता है कंसेप्ट? ओनर और बिजनेस अलग अलग है, अकाउंटिंग बिजनेस के लिए, और मतलब ये पूरा किसके लिए किया जा रहा है? बिजनेस के लिए। तो आप बिजनेस हो समझो, आपके में ओनर ने पैसे लगाए। अब ओनर पैसे लगा रहा है तो उसको वो पैसे कभी ना कभी लौटाने पड़ेंगे ना यार। इसलिए कैपिटल का अनदर नेम है जो आपको पता रहना चाहिए, जो आपको ध्यान में रखना है, वो है ओनर्स लायबिलिटी। क्या? ओनर्स लायबिलिटी या इंटरनल लायबिलिटी।
अपने वालों की लाइबिलिटी, और पप्पा भी अपने ही है वैसे तो, लेकिन बिजनेस के लिए वो अलग इंसान रहेगा, ओनर भी अलग इंसान है, लेकिन ओनर आ जाएगा इंटरनल में, और पप्पा या फिर बैंक रहती थी तो वो आ जाती थी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। समझे क्या? तो कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड का ये अलग से नाम भी है जो आपको पता रहना चाहिए। समझे क्या? हु ओन्स इट, हु ओन्स इट में क्या आएगा? कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। कैपिटल मतलब जो ओनर ने पैसे लगाया हुआ है, लाइबिलिटीज मतलब जो बाहर वालों का पैसा है जो लौटाना है, ठीक है। और कभी कभी इनको इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। समझ गए क्या आप लोग? यस। एक लास्ट चीज मेरे को बताया थोड़ा सा हैवी हो रहा होगा, लेकिन मजा भी आई होगी यार, है ना। तो एक लास्ट चीज, उसके बाद में फिर अपन क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे। हर ट्रांजैक्शन के बाद मैंने एसेट की टोटल करी, हाँ सर। कैपिटल और लाइबिलिटी साइड की भी टोटल की क्या? हाँ सर। कभी भी ऐसा हुआ क्या कि वो अलग आ रही थी? नहीं, हर बार 10,000 भी थी, 10,500 भी थी, 11,000 भी थी, 12,000 भी थी, 17,000, 16,000 भी थी, 17,000 भी थी। हर बार टोटल दोनों साइड की सेम आ रही थी क्या? यस सर। तो क्या ये इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। ये अकाउंट्स का अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट अपन बाद में देखेंगे, लेकिन जो चीज है, जो इक्वेशन है, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा। सॉरी, $16,000 भी था, 17,000 भी था, हर बार मैच हो रहा था। तो यहाँ पे मैं अगेन अकाउंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे बताऊंगा आपको। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि सर आ गया होगा, नहीं, ये हर बार होगा, और ये हर बार होगा। और यहाँ पे एक इक्वेशन तैयार हो जाता है जिसको मैं बैलेंस शीट इक्वेशन बोलता हूँ। क्यों बैलेंस शीट इक्वेशन? क्योंकि सर बैलेंस शीट से बन रहा है, ठीक है। क्या है ये इक्वेशन? ये इक्वेशन है बैलेंस शीट इक्वेशन, जो है ये बोलता है कि ऑलवेज एसेट्स विल बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। और ये अपन ने प्रूव भी किया है, ये कोई अलग चीज नहीं, ये प्रूव किया अपन ने अभी। हर बार एसेट की टोटल, कैपिटल और लाइबिलिटी टोटल मैच हो रही थी, तो उसी के बेसिस पे ये इक्वेशन बन गया कि एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट? कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। समझे क्या आप? यस। और यही बैलेंस शीट के इक्वेशन को अकाउंट्स में अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से भी बोला जाता है। और अपन जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, रूल्स पढ़ने वाले हैं, उसमें ये मेथड सबसे इजी और सबसे बेस्ट आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। क्या नाम है इक्वेशन का? अकाउंटिंग इक्वेशन। इसी से आप अकाउंटिंग करोगे आगे चल के, देखना। और क्या बोलता है ये इक्वेशन? ये इक्वेशन बोलता है सर कि एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। समझे क्या आप? यस, ठीक है। तो आज के लिए कंसेप्ट यही क्वेश्चन को अपन यही क्वेश्चन नया क्वेश्चन लेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपन कुछ नए टाइप के ट्रांजैक्शंस देखेंगे और उसका मेरे क्वेश्चन के ऊपर क्या इफेक्ट जाता है वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। यस, ठीक है। क्या क्या देखा अपन ने आज? अपन ने सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट देखा,
ठीक है। ऐसे अकाउंट्स में बहुत सारे कंसेप्ट यूज होने वाले हैं जो मैं आपको जब जब जरूरत उसकी आएगी तब तक मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहला कंसेप्ट सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। मतलब क्या सर, क्या बोलता है कंसेप्ट कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग है और अकाउंटिंग बिजनेस के लिए की जाती, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने देखा आज अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। क्या बोलता है ये अकाउंटिंग इक्वेशन की एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट्स मतलब व्हाट डू वी हैव, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी मतलब हु ओन्स इट। और ये हमेशा मैच हो रही थी, ये हमेशा सेम आ रही थी, ये हमेशा टैली हो रही थी। देखिए क्या आपने, यस, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, या बैलेंस शीट इक्वेशन, दोनों आपको नाम ध्यान में रखना है। और यही इक्वेशन आगे चल के आपको बेसिक्स के लिए यूज होने वाला है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आज अपन ने देखी, इसी को ही अपन आगे अब कंटिन्यू करेंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं यार, ठीक है। जैसे कि अनअकैडमी की प्रथा है, कुछ क्वेश्चंस लिए बगैर यार, क्योंकि देखो मैं तो यहाँ पे बड़बड़ कर रहा हूँ, पिछले आधी पौन घंटे से मैं तो बड़बड़ कर रहा हूँ और आप मेरे सामने हो नहीं, तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि यार आपको समझाया नहीं समझा। तो क्वेश्चंस लिए बगैर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मतलब आप देखते वैसे भी बता दोगे कुछ तो, लेकिन कुछ नए भी है, कुछ अलग भी है, तो उसके लिए थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, What will be the effect of purchase of raw material for cash? आपने फटाक से बताना मेरे को। रॉ मटेरियल है, आपने वो खरीदा, कैश में खरीदा, अमाउंट कोई भी ले लो, 500 रुपये, क्या होगा? क्या होगा मतलब सर क्या पूछ रहे हो आप, कैश में क्या होगा? सर कैश कम हो जाएगी हमारी, बराबर, वेरी गुड। रॉ मटेरियल पे क्या होगा? रॉ मटेरियल एसेट है, कैश आपके एसेट है, तो रॉ मटेरियल पे क्या इफेक्ट होगा? सर रॉ मटेरियल खरीद रहे तो रॉ मटेरियल तो बढ़ जाएगा हमारे पास, वेरी गुड। यही तो मेरे को पूछना है, यही तो अपन पढ़ने वाले हैं आगे, इसी से ही तो रूल्स बनेंगे, समझे क्या आप? तो अगर आप कैश से रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो कैश पे इफेक्ट क्या होगा? कैश कम हो जाएगी सर, और रॉ मटेरियल पे इफेक्ट क्या होगा सर? रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा, समझे क्या आप? यस। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन लेकिन नया है आप लोगों के लिए, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए? अब हुआ क्या, वैसे तो टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन अपन डिस्कस करते हैं इसको कि यार 4th डे आप गए रॉ मटेरियल खरीदने और जो दुकानदार से ऐसे ही पूछ लिया, वो दुकानदार से ऐसे ही पूछ लिया कि यार सर, भैया, सर नहीं बोले भैया, यार रॉ मटेरियल चाहिए मेरे को, चाय पत्ती कॉफ़ी वगैरह चाहिए, आज पैसे नहीं है मेरे पास। अब वो दुकानदार भी सोचा यार ये 3 दिन से तो आ रहा है और बाजू में ठेला है, कहाँ तो जाएगा ये, दे देते, मेरे को भी बेचना तो मैं नहीं बेचूंगा तो बाजू वाला बेच देगा। तो उसने मेरे को उधारी में 4000 का रॉ मटेरियल दे दिया, उधारी में। मेरे पास पैसे थे वाला, लेकिन मैंने दिए नहीं उसको। मैंने क्या बोला, क्या मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को रॉ मटेरियल दे दो, मैं आपको 2 दिन बाद लौटा दूंगा। उसने सेल के चक्कर में बेच भी डाला, दे दिया मेरे को। तो दिस ट्रांजैक्शन इज नोन एज परचेस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर क्रेडिट, उधारी में खरीदा। और किससे? तो मिस्टर ए, दुकानदार होगा वो, उससे आपने उधारी में खरीदा। इसका इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन, कैश पे होगा क्या? नहीं सर, कैश पे तो नहीं होगा, कैश पे तो नहीं होगा, क्योंकि उधारी में खरीदा मतलब कैश दिया नहीं है उसको, बराबर। रॉ मटेरियल पे होगा क्या? हाँ सर, अब रॉ मटेरियल खरीदा तो रॉ मटेरियल तो बढ़ेंगे, 4000 से रॉ मटेरियल बढ़ गए, जितने के भी खरीदे होंगे, कैश पे तो इफेक्ट नहीं हुआ। दूसरा और कहाँ इफेक्ट होगा? सर वो 2 दिन बाद मिस्टर ए को पैसे देने हैं क्या? बिल्कुल देने हैं, वो ठेले पे आके बैठ जाएगा, नहीं तो मतलब मिस्टर ए क्या लाइबिलिटी की डेफिनेशन में बैठ गया क्या सर? लाइबिलिटी जो आपने बताया था कि वो जिसको पैसे देने हैं वो लाइबिलिटी है, तो मिस्टर ए को पैसे देने हैं तो मिस्टर ए लाइबिलिटी है, बराबर। मिस्टर ए इज योर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी है तो हु ओन्स इट के वहां पे आ जाएगा, पहले ओनर, फिर लोन फ्रॉम फादर, उसके बाद में मिस्टर ए 4000 रुपीज। समझे क्या आप? नया ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन को मैं और लेने वाला हूं और बहुत बार आने वाला है ये ट्रांजैक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, बहुत सिंपल है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटिंग कैश? सोचो, आपने बैंक अकाउंट खोला, आपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए, पैसे मतलब कैश जमा किए, तो कैश पे क्या इफेक्ट होगा? सर कैश कम हो जाएगी,
बराबर, वेरी गुड वेरी गुड। कैश जमा की तो कैश गई कहाँ पे सर? सर बैंक में गई, बैंक में गई तो बैंक में पहले पैसे थे क्या? नहीं सर, अब आ गए, मतलब बैंक पे क्या इफेक्ट होगा? सर बैंक बैलेंस तो बढ़ गया हमारा। वेरी गुड, यही पूछना था यार मेरे को कि कहाँ पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो दो इफेक्ट होंगे, कैश कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, और बैंक बैलेंस, सर बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। वेरी गुड, समझे क्या आप लोग? यस, ठीक है। What will be the effect of payment to Mr. A by check? Liability था, लाइबिलिटी था, yes or no? yes sir। पैसे देने थे, yes sir। पैसे दिए, yes sir पैसे दिए, लेकिन कैश में नहीं दिए। मिस्टर ए की दुकान पे गए, बढ़िया नई नई चेकबुक आई थी, कोरी कोरी 4000 रुपए लिखे, साइन मारी एकदम स्टाइल से और दे दिया उसको, ये लो आपके पैसे बैंक में डाल लेना। क्या इफेक्ट होगा? क्या इफेक्ट होगा? सर मिस्टर ए की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। लाइबिलिटी मतलब क्या? पैसे देने हैं। अब एक बार पैसे दे दिए तो वापस मांगेगा क्या यार? वो नहीं मांग सकता ना, तो पैसे दे दिए सर, लाइबिलिटी खत्म, ठीक है। फिर और सर पैसे दिए, पैसे कैश में दिए क्या? नहीं, चेक से दिए सर। चेक से दिए मतलब क्या? बैंक से जाएगा ना पैसा, तो अब भी कल जो पैसे बैंक में डाले थे अपन ने, वो बैंक से पैसे चले आएंगे, मतलब मेरा बैंक बैलेंस पे क्या इफेक्ट होगा? सर आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? अरे बैंक से पैसे आ रहे तो बैंक बैलेंस तो कम हो जाएगा ना यार। यस, मतलब लाइबिलिटी भी कम हो गई और बैंक बैलेंस भी कम हो गया। समझे क्या आप लोग? यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ट्रांजैक्शन, इसके पहले वाले ट्रांजैक्शंस मैं और आपको लूँगा, बहुत बार आने वाले ये ट्रांजैक्शंस, क्योंकि ये हर बेसिक क्वेश्चन में ये रिपीट होते ही है, ठीक है। आई होप एक और बचा है क्वेश्चन। ये तो अपने ईगो वाला क्वेश्चन है, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा यार। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम फादर? सेम जैसा भी था, पप्पा का लोन रिपे किया, मतलब पप्पा की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी सर। और लोन रिपे क्या मतलब क्या? पैसे दिए होंगे ना, यस पैसे दिए होंगे सर, पैसे दिए होंगे तो कैश या बैंक जहाँ से भी दिए होंगे, कुछ नहीं बोला है तो कैश मान लेते थोड़ी देर के लिए अज्यूम, कैश भी कम हो जाएगा। जैसे एक को पैसे दिए वैसे पापा को भी पे कर दिया, ठीक है, सेम ही है। और लेंगे अपन एक लास्ट ट्रांजैक्शन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस? ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये आप मेरे को कमेंट्स में आंसर करके दोगे जितना भी आपको जमता है, नहीं तो अगले वीडियो में तो ये ट्रांजैक्शन जरूर अपना आ ही जाएगा। समझे क्या? जबरदस्त ट्रांजैक्शन है। एक्सपेंस अगर हुआ तो उसका मेरे बैलेंस शीट पे, मेरे स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट जाता है, एसेट्स में क्या इफेक्ट जाता है, कैपिटल और लाइबिलिटीज में क्या इफेक्ट जाता है, ये आप कमेंट करके आंसर दोगे। और नेक्स्ट सेशन में इसको अपन और आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ सेम ट्रांजैक्शंस, कुछ नए ट्रांजैक्शन, कुछ इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शंस, कुछ टफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के मजा आई होगी। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको सब अच्छे से क्लियरली समझा होगा। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आप में और नई कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी, नई चीज़ें आपको पता चली होगी, ठीक है क्या? ऐसी बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे मेरे साथ में आप जुड़े रहिए। आपको मैं इतनी अच्छे से, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सिर्फ मैं यूट्यूब पे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। साइंस वाले स्टूडेंट्स, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, कोई भी लेवल के स्टूडेंट्स हो, उनको मेरी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के मेथड हमेशा यूजफुल रही है, हमेशा इजी टू, हमेशा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा ही है। आपका भी मैं कॉन्फिडेंस बढ़ा के दूंगा, आपका भी मैं बेसिक्स क्लियर कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। यस, अगर अगेन कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने भी फ्रेंड्स को जो नया बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, उनको आप ये बताइए कि इस तरह से भी अकाउंट्स पढ़ा जा सकता है ना। कोई आपके फ्रेंड होंगे जिनको डर लगता होगा तो आप उनके साथ शेयर कीजिए कि यार ये देख इसमें मज़ा आएगी, है ना। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसको, ठीक है।
अगेन मेरा कोड यूज करने पे अनअकैडमी पे आप पूरे सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट के लेक्चर्स दे पाएंगे सारे एजुकेटर्स पे, और मेरा कोड यूज करने पे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए प्लीज, मुझे बताइए, और जो आपकी क्वेरीज रहेगी वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।